चाहता हूं कि तमाम हमारे सेक्टर बूथ के जो पदाधिकारी हैं उनको ये अपने आप को मान लेना चाहिए कि आज कोई मेरा भाई प्रदेश का अध्यक्ष बन करके हमारे बीच में आया है। कार्यकर्ता ही ऊपर बहुजन समाज पार्टी आगे बढ़ाने का काम करती है। मैं कभी बूथ अध्यक्ष रहा तो कभी सेक्टर अध्यक्ष रहा, फिर भी जिले में जितने पद हैं लगभग उपाध्यक्ष, महासचिव, कोषाध्यक्ष, सलाहकार में रहा। पहले मंडल की कमेटी बनती थी तो मंडल में भी मैं महासचिव, जिला सचिव रहा, भाईचारा का रहा। और मेरे सम्मानित साथियों, पहली बार जब बीबीएफ का गठन हुआ था तो मैं बीबीएफ का अयोध्या फैजाबाद का बीबीएफ संयोजक भी था। उसके बाद 2008 में माननीय बहन जी ने राजस्थान प्रदेश मुझको भेजा, वहां पर लगभग 6 सीटें जीत करके उस वक्त आई थी। फिर उसके बाद 2007 में मैं आप लोगों के बीच में झांसी, चित्रकूट से लेकर के इलाहाबाद, मिर्जापुर, गोरखपुर, बनारस, इधर 10 मंडल में मैं सुरक्षित सीटों पर मीटिंगें करने का काम किया था। सेक्टर का काम शुरू हुआ तो फैजाबाद, देवीपाटन, बस्ती मंडल का मुख्य सेक्टर प्रभारी रहा। इलाहाबाद, मिर्जापुर, फैजाबाद मंडल का भी मैं मुख्य जोन प्रभारी रहा। और अभी 20 तारीख को माननीय बहन जी ने मुझे बुलाया और बहन जी ने कहा कि मैं तुम्हें उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष के रूप में बनाना चाहती हूं और तुम्हें जाकर के जो पिछड़े समाज के लोग हैं उनके बीच में अपनी बात को रखना है और उनको बहुजन समाज पार्टी से जोड़ने का काम करना है। सम्मानित साथियों, मैंने कहा जी बहन जी, मैं 20 तारीख को, क्योंकि 20 तारीख को मेरा जन्मदिन भी था और 20 तारीख को 5:30-6 बजे जब बहन जी का ट्वीट आया तो 2 दिन तक तो मैं लगातार, तमाम मेरे साथी आपके इस मंडल से भी मुझको फोन किए थे और वो कहते थे कि साहब बड़ी देर से फोन लगा रहे हैं, बिजी जा रहा। मेरे सम्मानित साथियों, 2-3 दिन तक लगातार मेरा फोन नहीं बंद हुआ। जब स्विच ऑफ हो जाता था तो 10-5 मिनट के लिए बंद होता था, क्योंकि जब मैं काम करने जाता था मिर्जापुर, इलाहाबाद, फैजाबाद, देवीपाटन, बस्ती, आपके मंडल में तो मैं खाली सुरक्षित सीटों पे काम किया था। लेकिन उधर मैं जब काम करने जाता था तो अक्सर मैं सेक्टर बूथ तक मीटिंगें करा करता था। तो आज मैं देख रहा था कि साहब, मैं सेक्टर अध्यक्ष कोरांव विधानसभा से बोल रहा हूं, मैं विधानसभा सचिव बोल रहा हूं। मेरे सम्मानित साथियों, आज पूरे उत्तर प्रदेश में कार्यकर्ताओं का इतना हौसला बढ़ा है कि कोई मेरे बीच का आज उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष बनकर के आने का। मेरे सम्मानित साथियों, मैं बहन जी का आभार प्रकट करना चाहता हूं और माननीय बहन जी को धन्यवाद दे रहा हूं, आभार प्रकट कर रहा हूं कि माननीय बहन जी, जिस कार्यकर्ता को आपने कार्यकर्ताओं के बीच में भेजा है, आज पूरे उत्तर प्रदेश का कार्यकर्ता अपने आप को प्रदेश अध्यक्ष समझकर काम पर लगा हुआ दिखाई पड़ रहा है। क्योंकि मेरे सम्मानित साथियों, 20 तारीख को माननीय बहन जी ने अध्यक्ष बनाया है, 23 तारीख को, 20 तारीख को शाम को बनाया गया, 21-22 मात्र 2 दिन में गैप किया था। 23 तारीख को पहला दौरा मैं अयोध्या मंडल का जब शुरू किया, लखनऊ से फैजाबाद अयोध्या की दूरी मात्र 120 किलोमीटर, लेकिन वहां से जब मैं चला तो 9:30 बजे चला हूं साथियों, और फैजाबाद में मैं आकर के 3 बजे पहुंच पाया हूं। इतना प्यार दुलार कार्यकर्ताओं ने दिया, इतना उत्साह कार्यकर्ताओं में रहा। उसके बाद 24 तारीख को मैं देवीपाटन मंडल में रहा, फिर आपके 25 तारीख बस्ती मंडल में भी रहा और आज 26 तारीख मैं आपके बीच में आया हूं। आज भी मैं देख रहा हूं कि बस्ती से ही तमाम कार्यकर्ता हमारे प्यार मोहब्बत देने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए पूरे रोड पर यहां से लेकर के बस्ती तक नजर आ रहे थे। निश्चित है कि बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं में एक बड़ा जोश देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर जब मैं पहुंचा हूँ, लगभग कई हजार की संख्या में लोग रोड के बाहर, यहाँ तो आप कम लोग बैठे हो, इससे ज्यादा तो रोड के बाहर लोग घूम रहे हैं, क्योंकि जितने कार्यक्रम अभी तक मेरे हुए हैं
हर जगह मैंने देखा है कि कुर्सियां वहां पर जितने लोग थे उसकी 25% भी नहीं थी। आज यहां भी संख्या तो बहुत बड़ी दिखाई पड़ रही है, लेकिन इससे ज्यादा बड़ा हाल भी नहीं मिल सकता है, क्योंकि हाल भी मैंने देखा कि बस्ती में भी जो सबसे बड़ा हाल था वहां कार्यक्रम किया गया था। मेरे सम्मानित साथियों, मैं अब आता हूं आपकी मुख्य बात पर। सम्मानित साथियों, इस देश में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब ने, भैया आवाज मत करिए भाऊ। सम्मानित साथियों, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब ने इस देश का संविधान बड़ी मेहनत से बनाया है, और उस संविधान में मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं कि 3 एक ऐसे पॉइंट रहे हैं कि जिन पर उस कमेटी में जितने लोग थे वो कोई व्यक्ति सहयोग करने को नहीं तैयार थे। नंबर 1 थी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब बहनों के लिए, महिलाओं के लिए जो सम्मान की व्यवस्था उस संविधान में किए हैं, वो चाहे ब्राह्मण समाज की बहन बेटियां हो, चाहे क्षत्रिय समाज की हो, चाहे वैश्य समाज की हो, चाहे शूद्र समाज की हो, अगर बाबा साहब संविधान में व्यवस्था नहीं दिए होते तो आज की महिलाएं हमारी रोड पर राजनीति में, समाज में नहीं दिखाई पड़ती। दूसरी चीज मेरे सम्मानित साथियों, वोट का अधिकार। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब ने इस देश में रहने वाले सभी जाति धर्म के समाज के लोगों को बराबर का वोट का अधिकार दिया है। बाकी जितने लोग उस कमेटी में रहे हैं उन सारे लोगों की मंशा थी कि सबको वोट का अधिकार ना दिया जाए। वोट का अधिकार किसको दिया जाए? जिसके पास स्नातक शिक्षा हो, जिसके पास कई एकड़ जमीन हो, जिसके पास बड़ी लगान जमा करता हो। मेरे सम्मानित साथियों, अगर उस आधार पर वोट का अधिकार दिया गया होता तो यहाँ जितने लोग बैठे हैं इनमें किसी को वोट का अधिकार नहीं मिला होता। ना उस वक्त हमारे पास स्नातक शिक्षा थी, ना बड़ी जमीन थी, ना हम बड़ी लगान जमा करते थे। लेकिन डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब ने कहा कि नहीं, अब रानी के पेट से राजा नहीं पैदा होगा, वोट से राजा पैदा होगा। तो वोट का अधिकार सभी जाति धर्म समाज के लोगों को बराबर का देने का काम किया जाएगा। मेरे सम्मानित साथियों, तब जाकर के सभी लोगों को वोट का अधिकार मिला। और तीसरा पॉइंट है आरक्षण। बांग्ला भैया वहां बैठे हो। सम्मानित साथियों, आरक्षण के लिए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब ने इस देश में जो गुलामी थी, एक तो अंग्रेजों की गुलामी थी और दूसरी इस देश में रहने वाले बड़े बड़े राजे रजवाड़ों की गुलामी थी, जिसको कहा जाता दोहरी गुलामी। अंग्रेजों के जो हिटलर थे उनसे बाबा साहब की सिफारिश करके कि देश में दोहरी गुलामी है, उसके लिए यहाँ पर एक साइमन कमीशन मंगाने का काम किया था। साइमन कमीशन किस लिए आया था? क्या काम था कि जो इस देश में आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, शैक्षिक रूप से कमजोर लोग थे, उनका सर्वे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब ने साइमन कमीशन के द्वारा करवाने का काम किया था। लेकिन उस वक्त मेरे साथियों, जो तमाम लोग कहते हैं, हमारे पिछड़े समाज में अक्सर लोग चर्चा करते हैं कि बाबा साहब ने तो वो आरक्षण उस वक्त सिर्फ कास्ट को दिया था, तो ये गलत बात है। उस वक्त बाबा साहब ने किसी जाति के लिए साइमन कमीशन की सिफारिश नहीं कराई थी। बाबा साहब ने कहा था इस देश में जितने लोग आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक और राजनीतिक रूप से कमजोर हैं, ये पिछड़े हैं, और जितने लोग हर तरह से आगे हैं वो अगड़े हैं। तो जो अगड़े और पिछड़े, उन पिछड़े लोगों का जब सर्वे शुरू हुआ, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब दिन भर कमेटी के साथ रहते थे और रात में पिछड़े लोगों के गांव में और मोहल्ले में जाते थे कि कल जब आपके गांव में साइमन कमीशन की कमेटी आएगी तो आप भी अपने आप को ये बता देना कि आर्थिक रूप से, शैक्षिक रूप से और सामाजिक रूप से हम भी कमजोर हैं, मेरा भी नाम इस सूची में दर्ज कर लो। वहीं पर
थे वो लोग भी उसी गांव में तुरंत जाके पहुंच जाते थे जो आपके आरक्षण के विरोधी थे, और जाकर के कहते थे कि बाबा साहब तो आपके गांव में नहीं आए थे। कहीं नहीं, बाबा साहब आए थे। कहीं क्या कह करके गए हैं? कहीं बाबा साहब कह करके गए हैं कि कल जब कमेटी आएगी तो उसमें जितने लोग आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, राजनीतिक रूप से कमजोर हो अपना नाम उस सूची में दर्ज करा देना। तो वो लोग क्या कहे कि अगर आप सूची में नाम दर्ज करा दोगे तो आप तो नीच हो जाओगे, शूद्र हो जाओगे, अछूत हो जाओगे। मेरे सम्मानित साथियों, उन पिछड़े लोगों में जिन लोगों ने बाबा साहब की बात को मान लिया, उस सूची में नाम दर्ज करा दिया, वही लोग हो गए अनुसूचित जाति। और जिन लोगों ने नाम दर्ज कराया समतल एरिया के लोग हो गए अनुसूचित जाति, और जो पहाड़ी क्षेत्र के थे, जो आपके मध्य प्रदेश के वाटर सोराव की विधानसभा, दूसरी विधानसभा के लोग रहे, ऐसे लोग जो पहाड़ी क्षेत्रों में रहे हैं वो हो गए अनुसूचित जनजाति। जितने लोगों ने बाबा साहब की बात को माना वो लोग सूची में नाम दर्ज कराए तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति हो गए, एससी और एसटी हो गए। और जिन लोगों ने बाबा साहब की बात को नहीं माना वो क्या रह गए? पिछड़े के पिछड़े। हमने क्या कहा? सर्वे किसका हुआ था? जो पिछड़े थे। और जब पिछड़े जो बाबा साहब की बात को मान गए वो सूची में नाम दर्ज करा दिए तो वही हो गए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति। और जिन लोगों ने बाबा साहब की बात को नहीं माना वो रह गए पिछड़े के पिछड़े। उन्हीं को आज कहते हैं ओबीसी। दारा निषाद जी, विश्वनाथ पाल जी, ये मौर्य जी, ये प्रजापति जी, ये नाई जी, ये बढ़ई जी, ये लोहार जी, कुमार जी, विश्वकर्मा जी, राजभर जी, सैफवार जी, कुर्मी जी, यादव जी, ये पिछड़े क्यों रह गए? क्योंकि उस वक्त बाबा साहब की बात को नहीं माने। लेकिन धन्य डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब, उन्होंने सोचा कि हमारा पिछड़ा समाज मेरे कहने के बाद भी पूरी तरह से मेरी बात को नहीं मान रहा है। चलिए, जो लोग मान गए वो तो सूची में चले गए, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति में चले गए, उनको तो आरक्षण मिल जाएगा। लेकिन ये जो भोला भाला समाज है, जिनको दुश्मनों ने समझा दिया, जो इनको आरक्षण नहीं देना चाहते हैं, ये तो उनकी बात मान गया है। इसके लिए बाबा साहब ने क्या व्यवस्था किया कि आर्टिकल 340 के तहत एक के संविधान में जगह दे दिया कि फिर कभी जब इनकी जांच कराई जाएगी, फिर से इनके सर्वे होगा, गठन किया जाएगा आयोग के द्वारा, तब आरक्षण मिल जाएगा। मेरे सम्मानित साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं, काका कालेलकर आयोग के कमेटी के द्वारा 1952 में दोबारा फिर आपको आरक्षण देने की रिपोर्ट आ गई। लेकिन मेरे सम्मानित साथियों, पहली बार वोट कब पड़ा है? 1952 में। और देश की आजादी के बाद वोट पड़ने के बाद भी 52 में आपके पिछड़ों के लिए जो छूट गए थे उनके आरक्षण के लिए काका कालेलकर आयोग की रिपोर्ट आ गई। लेकिन दुर्भाग्य की बात रही कि बाबा साहब ने एक चीज संविधान बना के सौंपते वक्त कहा था कि इस देश का संविधान मैंने बहुत अच्छा बनाया है, लेकिन अगर इसको लागू करने वालों की नीयत साफ नहीं रही तो अच्छा संविधान भी अच्छा काम नहीं कर पाएगा। सम्मानित साथियों, वही बात आई कि संविधान में आर्टिकल 340 के तहत व्यवस्था